अस्सलाम वालेकुम, इकोनॉवाइज के पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। पिछली दफ़ा हमने आपसे बात करना शुरू की थी इस चीज़ के ऊपर कि कोरोना की वजह से दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे और ख़ास तौर पर कारोबार के हवाले से और इकोनॉमिक्स के हवाले से कोरोना के बाद की दुनिया जो है उसकी क्या सूरत हाल होगी। आज हम उसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा कि 2 दिन पहले जो मई के ट्रेड होने वाले ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट थे वो एक्चुअली नेगेटिव के ऊपर, उनकी सेटलमेंट डेट थी तो वो एक्चुअली नेगेटिव के ऊपर ट्रेड हुए। इसका मतलब ये था कि तेल वहाँ मौजूद था, कोई उसको उठाने को तैयार नहीं था और जो सेलर थे वो एक्चुअली बायर्स को पैसे देने को तैयार थे कि वो इस तेल को उनकी फैसिलिटी से उठाकर ले जाएं। उसकी वजह ऑफ कोर्स वही है कि स्टोरेज तकरीबन फुल हो चुकी है अब ऑयल के लिए और डिमांड में कोई इजाफा नज़र नहीं आ रहा है। और तेल की इंडस्ट्री उन इंडस्ट्रीज में से एक है जो शायद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी इस सारे कोरोना के मसले से। उसकी कई वजूहत हैं। एक तो वजह ये कि लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन बंद है, फिर एयरलाइंस बंद हैं और शायद काफ़ी हद तक ट्रांसपोर्टेशन और एयरलाइंस वैसे वापस आ भी ना सकें जैसे वो इससे पहले आती थी। सिमिलरली इसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी उस तरह अभी नहीं हो रही है क्योंकि इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है, इसलिए इसकी जो खपत एनर्जी सेक्टर में होती थी वो भी उस तरह नहीं हो रही है। तो ये एक इंडस्ट्री है जो इस वक्त इस बहरान से काफ़ी ज़्यादा मुतासर है। अब देखने की चीज़ ये है कि जब हम ये देखें कि कौन से बिज़नेस हैं जो सर्वाइव करेंगे, कौन से बिज़नेस हैं जो बहुत मुश्किल में होंगे, कौन से बिज़नेस हैं जो शायद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, कौन से बिज़नेस हैं जो शायद बाकियों की निस्बत बेहतर हालत में होंगे, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं मेरे ख्याल में जिनको देखने की ज़रूरत है। मसलन सबसे पहली और बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि किसी भी सेक्टर में वो बिजनेसेस जिनके पास कैश मौजूद है, वो कंपनीज जिनके पास कैश मौजूद है या जिनकी एक्सेस है कैश तक, वो यूजुअली बेहतर परफॉर्म करेंगी बाकियों के निस्बत। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि ये एक डुअल शॉक है सप्लाई और डिमांड का, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसके कुछ असरात होंगे। मसलन मैन्युफैक्चरिंग के केस में वो एंटिटीज़ जिनके पास रेडी कैपेसिटी अवेलेबल है शॉर्ट टर्म में वो ज़्यादा बेनिफिट करेंगी कंपेयर टू उन एंटिटीज़ के जिनके पास रेडी कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है, फॉर इंस्टेंस के से आप टी शर्ट बनाने की इंडस्ट्री, टी शर्ट्स की इंडस्ट्री है। अब टी शर्ट्स की इंडस्ट्री के अंदर एक तो चीज़ ये है कि कंजम्पशन कम होगी तो डिमांड नीचे आ रही है और सप्लाई चेन्स भी डिसरप्टेड हैं। अब इस सारी सिचुएशन में वो एंटिटीज़ जिनके पास ऑलरेडी कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है टी शर्ट्स बनाने की और लार्ज जितनी ज़्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ कॉस्ट इफेक्टिव होगी उतना ज़्यादा उसकी यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से होगी। सो कैपेसिटी और कैश ये दो चीज़ें हैं जो नॉर्मली एक अच्छा इंडिकेटर होंगी हर उस इंडस्ट्री के लिए जो इस बहरान के बाद वापस आएगी और सरवाइव करेगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स की तरफ। मसलन एक चीज़ जो इस बहरान के बाद काफ़ी क्रिटिकल है वो ये होगी कि इस बहरान के आगे की दुनिया जो होगी वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि वो सारे के सारे लवाजमात जो इस बहरान के बाद की इकोनॉमी को गाइड करेंगे वो पहले से इन प्लेस थे। दुनिया इन अ वे ऑलरेडी उस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही थी। ये बहरान कुछ एक्सेप्शंस के अलावा सिर्फ उस सारे प्रोसेस को स्पीड अप करने का जरिया बनेगा। मसलन टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के बाद वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका था। इस बहरान ने एक्चुअली उसका एक ग्लोबल स्केल पर टेस्ट कर दिया है और बहुत से सर्विसेज रिलेटेड जॉब्स ऐसी हैं पर्टिकुलरली जिनके लिए शायद अब हमें वर्क फ्रॉम होम मतलब करके देख लिया गया है। एक्टिविटी का स्केल कुछ केसेस में तो उतना ही है जितना आम हालात में था, अक्सर केसेस में वो कम है, लेकिन एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को एक बड़े स्केल पर करके देख लिया है कि वर्क फ्रॉम होम एक्चुअली एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी? इसकी एक इंप्लीकेशन तो बड़ी सीधी सी रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर होगी। मेरा ख्याल है कि आगे जाते हुए वो जैसे हम कमर्शियल रियल एस्टेट कहते हैं वो शायद हमेशा के लिए अब स्लम्प में चली जाएगी। उसकी वजह ये है कि कंपनीज ने एक दफ़ा ये सब कुछ करके देख लिया। टेक सेक्टर अगर आप देखें और पर्टिकुलरली अगर आप टेक सेक्टर को देखें मतलब अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट के इलाके में या सिलिकॉन वैली के इलाके में, सिमिलरली आप अगर इसको यूरोप के कुछ हॉटस्पॉट्स पे देखें, मसलन यूके के जो 2-3 हॉटस्पॉट हैं टेक के, या आयरलैंड है या पोर्टो है पोर्चुगल में या बर्लिन है, वहाँ ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। अब दूसरी सर्विसेज इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें इसका इस्तेमाल पहले कम था, लेकिन मेरा ख्याल है अब इसके बाद उनमें भी इसका इस्तेमाल बढ़ेगा और उसकी बड़ी सीधी सी वजह ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस ये रियलाइज़ करेंगी
कि फॉर इंस्टेंस उनको अपनी पूरी वर्कफोर्स के लिए 5,000 स्क्वायर फुट की कमर्शियल रियल एस्टेट नहीं चाहिए। वो शायद को 500-600 स्क्वायर फुट के एक छोटे से ऑफिस से गुजारा चला सकते हैं और उनकी वर्कफोर्स मोस्टली रिमोटली अपने अपने घरों से काम कर सकती है। तो एक चीज़ तो कमर्शियल रियल एस्टेट के हिसाब से ये होगी। अब इसी फिनोमेना को अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो इसका मतलब ये होगा कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो चीज़ें जिनका ताल्लुक रिमोट वर्किंग से है, वो दो तरह की हैं। एक क्लाउड है और दूसरा वो एप्लीकेशंस हैं, बिजनेस एप्लीकेशंस, वर्कफ्लो एप्लीकेशंस, जो इस चीज़ को फैसिलिटेट करती हैं। इवन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, उनकी तरफ गालिबन दुनिया थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी। इस पर हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे जब हम छोटे बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे। मगर फिलहाल एक चीज़ जो प्रॉब्ली बहुत क्लियर है वो ये है कि कमर्शियल रियल एस्टेट तो अब शायद परपेचुअली एक डिक्लाइन में चली जाएगी। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो होगी वो ये होगी कि जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है उस पे भी एक स्लम्प आएगा। और स्लम्प आने की वजह ये है कि कोरोना क्राइसिस की वजह से एक तो हम देख रहे हैं नंबर सारी दुनिया से जो आ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, अक्सर जगहों पे हुकूमतें इंटरवीन कर रही हैं लोगों को बेसिक यूनिवर्सल पे की तरह की कुछ ना कुछ पैसे देने के लिए ताकि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकें। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं। सिमिलरली कई लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां तो कायम हैं लेकिन उनको भी एहसास है कि उनकी कंपनियों का बिजनेस बहुत बुरी तरह सफ़र किया है, तो उन्होंने ठीक ठाक पे कट्स एक्सेप्ट कर लिए हैं या डिलेड पेज एक्सेप्ट कर लिए हैं। सिमिलरली कारोबारी हजरात जो हैं उनको भी बड़ी अच्छी तरह पता चल गया कि कैश फ्लो बिल्कुल रुक गए हैं। ये थिंकिंग नॉर्मली जब आती है और इस स्केल पर आती है और इतनी इंटेंसिटी के साथ आती है तो ये लोगों के बिहेवियर को इम्पैक्ट किया करती है। ऐसे ही एक चेंज जो थी वो 1972-73 में आई थी जब अरब मुल्कों ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था वेस्ट के ऊपर। तो उसके बाद वेस्ट की ममालिक में ख़ास तौर पर और नॉर्मली हर जगह पर ही कंज्यूमर्स की साइकी में कुछ परमानेंट चेंजेस आई थी और वो चेंजेस आगे चली थी कि असरात पड़े थे आगे और लोग बेसिकली जो हैं उन्होंने अपने आप को उसके हिसाब से अडेप्ट कर लिया था। और वो अडेप्शन एम्बार्गो ख़त्म होने के बाद बिल्कुल एकदम ख़त्म नहीं हो गई थी, बल्कि उसके असरात काफ़ी तवील अरसे तक चले थे, बल्कि उसके कुछ असरात शायद हमें आज तक नज़र आ रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जीज और इस तरह की दूसरी चीज़ों के अंदर उस ज़माने में इन्वेस्टमेंट्स और फोकस बढ़ना शुरू हो गया था। सिमिलरली स्पीड लिमिट्स इंट्रोड्यूस हो गई थी। सिमिलरली ऐसी गाड़ियाँ जिनकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा है और साइज़ छोटा है उनकी मार्केट में एकदम इजाफा हुआ था। और यही चीज़ थी अल्टीमेटली जो जापानी गाड़ियों का एकदम ओवरटेक करने की वजह बनी थी। तो उसी तरह की कुछ चेंजेस गालिबन अब इस बहरान के बाद भी आएंगी क्योंकि लोगों की साइकी के अंदर ये चीज़ बैठ गई है और ये चीज़ अब गालिबन काफ़ी दूररस असरात मुरतब करेगी लोगों की साइकी के ऊपर। अच्छा, अब उसके नतीजे में होगा ये कि लोग दो तीन चीज़ें करना शुरू करेंगे यहाँ से आगे जाते हुए। पहली चीज़ तो वो ये करना शुरू करेंगे कि वो अपनी खर्च में मोहतात हो जाएंगे, वो सेविंग्स पे फोकस करेंगे। अगर उनके को डेट हैं तो वो कोशिश करेंगे कि उनको डेट्स को अदा किया जाए और इस वजह से स्पेंडिंग के ऊपर एक कट आएगा। अब ये स्पेंडिंग के ऊपर कट का एक मतलब डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये होगी कि फॉर इंस्टेंस शायद लोग अब रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट उस तरह नहीं करेंगे बिकॉज उसकी वजह बड़ी सीधी सी ये है कि से फॉर इंस्टेंस आज हुकूमत है पाकिस्तान की, उसने कहा जी हम 50 लाख घरों के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पैकेज दे देंगे। मसला ये कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पैकेज दे देंगे से वहाँ एक अपार्टमेंट है जो 1 करोड़ रुपए का है और से कि मेरी तनख्वाह जो है वो 5 लाख है और मैं शायद आज से 4-6 महीने पहले सोचता कि अच्छा जी मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ और मैं उसको एक सर्टन डाउन पेमेंट करके बाकी मॉर्गेज करा के मैं उसको ख़रीद लेता हूँ। अब मसला ये है कि इस वक्त उसके लिए मुझे को तकरीबन 70-80-90-50-60 लाख जितना भी मेरी बैंक की लिमिट होती उतना कर्ज अपने ऊपर लेना पड़ना था। और वो कर्ज एक्चुअली एक हर महीने की लायबिलिटी होती है कि मुझे इतनी किस्त अदा करनी है। इन हालात के अंदर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी अपने ऊपर ये गैर ज़रूरी बोझ डालना अफोर्ड करेगा। तो अनलेस एंड अनटिल हुकूमत कोई इस तरह की हो जो मुफ्त घर बना के लोगों को मुफ्त बांटना शुरू कर दे, जो वैसे ही वायबल नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर भी आगे चल के कोई मेजर पिक नज़र आ रही है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जैसे जैसे वापस आएगी, ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जगह की ज़रूरत होती है, वो अपनी जगह पर कायम दायम रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जैसे हमने पहले कहा, वो एंटिटीज़ जिनके पास रेडी कैपेसिटी है और स्पेशली टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है वो ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अगरचे डिमांड कम होगी लेकिन उनके एडवांटेजेस उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार करते हैं कि वो इसको इस्तेमाल कर सकें और इसके अंदर इस अपॉर्चुनिटी के मौके पर अपनी सेल्स और रेवेन्यूज़ जनरेट कर सकें। वो एंटिटीज़ जिनके पास कैश है
वो ऑफ कोर्स यहाँ पर इस पोजीशन में है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर सकती हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए कि अच्छा जी ये वो चीज़ें हैं जिनकी नई डिमांड जनरेट हो रही है या होगी और उस ट्रैजेक्टरी के हिसाब से हमें यहाँ कैपेसिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। सो दूसरी चीज़ जिसका प्रॉब्ली एडवांटेज होगा, जैसे हमने कहा, एक कैपेसिटी रेडी और एक कैश, ये दो चीज़ें जो हैं ये क्रिटिकल होंगी। अब आ जाते हैं सर्विस सेक्टर की तरफ। इन जनरल सर्विस सेक्टर इन जनरल में जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है वो ये है कि हर वो सर्विस जो कोई टेंजिबल बेनिफिट नहीं देती है उसका मुस्तकबिल कोई इतना अच्छा नज़र नहीं आता है। मतलब जो एनालिसिस बेस्ड एडवाइजरी है, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इट इज़ गोइंग टू हैव वेरी टफ टाइम्स, और इसमें काफ़ी मुश्किलात आएंगी, सवाए उसके कि वो लोग जिन्होंने हुकूमत के पैसों पे एनालिसिस करते हैं जिनका कोई टाइम्स असर निकलता, टाइम्स नहीं निकलता। बट जो बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ के अंदर सिंपल एनालिसिस बेस्ड एडवाइजरी आई थिंक इज़ डेड अनलेस एंड अनटिल यू ब्रिंग समथिंग टेंजिबल टू द टेबल। सो उस वजह से आई थिंक मैकेंजीज जो हैं दुनिया के वो सफ़र करेंगे, और अगर किसी एडवाइजरी का रोल होगा तो वो उसी तरह की एडवाइजरी का रोल होगा जैसी गोल्डमैन सैक्स देता है। वैसे मैकेंजी का भी अपना एक वेंचर फंड है लेकिन उनकी अप्रोच लिमिटेड है, बट गोल्डमैन सैक्स आपको एडवाइजरी के साथ साथ एक्सेस देता है डिफरेंट फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स की भी, आपको डेट रेज भी करके देता है, आपको इक्विटी रेज भी करके देता है, आपके और दूसरे फाइनेंशियल मामलात को भी सेटल करता है। दिस इज़ अ टेंजिबल बेनिफिट। तो उस वजह से जो एडवाइजरी है आगे चलकर वो इस तरह की एडवाइजरी तो चलेगी, लेकिन खाली एडवाइजरी फॉर द सेक ऑफ एडवाइजरी उसके हालात मुश्किल होंगे। और शायद वो ममालिक जहाँ पर टैक्स पेयर हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं तो वहाँ पर इवन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी एनालिसिस बेस्ड एडवाइजरी के हालात शायद कोई इतने अच्छे आगे चलकर ना हो। अच्छा जी, उसके बाद मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग जो है मेरे ख्याल में गोइंग फॉरवर्ड इसके बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे इस पूरे क्राइसिस के। उसकी दो तीन वजह हैं। एक तो वजह ये कि मार्केट क्योंकि श्रिंक कर गई है तो स्पेंड वैसे ही कम होगा। दूसरा ये कि लोग अब सिर्फ इसेंशियल्स के ऊपर फोकस करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे, और इसेंशियल्स को बेचने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की ज़रूरत नॉर्मली नहीं होती है। तो ब्रांडिंग शायद आगे चलकर किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ज़रूर वापस आएगी, बट अभी फ़िलहाल कॉस्ट और क्वालिटी और वो भी एक्सपीरियंस बेस्ड वही इटसेल्फ आपकी मार्केटिंग होगी। बहुत से बिजनेसेस क्योंकि वाइप आउट हो चुके होंगे तो कंपटीशन भी इतना नहीं होगा, कॉर्पोरेट्स प्रेशराइज हों इस चीज़ के ऊपर कि वो इसके ऊपर ठीक ठाक स्पेंड करें। अच्छा जी, आखिरी चीज़ जिसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे वो है, हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर पहले भी बात की थी, वो है छोटे बिजनेसेस। मेरा ख्याल है कि ये क्राइसिस जो है, ऑफ कोर्स बहुत से छोटे बिजनेसेस जो है सफ़र करेंगे। अब यूरोप में या अमेरिका में या बरतानिया में हुकूमतें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं अब छोटे बिजनेसेस को। पाकिस्तान में भी एक पैकेज आया है, लेकिन पाकिस्तान में बुनियादी मसला ये कि जब तक वो कोलैटरलाइज लोन का माइंडसेट से हमारा फाइनेंशियल सेक्टर बाहर नहीं निकलेगा और डेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई अप्रोप्रिएट कॉर्पोरेट लॉ इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, हम शायद इस तरह की किसी भी चीज़ से वो नताइज हासिल नहीं कर सकते जो यूरोप जैसे या जापान, चीन जैसे ममालिक के छोटे बिजनेसेस हासिल करते हैं। लेकिन छोटे बिजनेसेस में से काफ़ी बिजनेस ऐसे हैं जो जब यहाँ से निकलेंगे तो शायद वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो बिजनेस सर्वाइव करेंगे उनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होंगी। मसलन अगर आप एक मॉम एंड पॉप ग्रॉसरी स्टोर हैं या रेस्टोरेंट हैं, यानी बेसिकली वो जो आपके इलाके के छोटे रेस्टोरेंट या ग्रॉसरी स्टोर होते हैं, उनके लिए अब ये चीज़ बड़ी क्रिटिकल हो जाएगी कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ऑनलाइन लेकर जाएं। अब ऑनलाइन लेकर जाने में एक तरीका तो वो है कि वो फूड पैंडा या उबर ईट किस्म की सर्विस इस्तेमाल करें, और दूसरा ये है कि वो खुद अपने इलाके के लिए कोई ऑनलाइन फैसिलिटी इस तरह की ऑफर करना शुरू कर दें। अभी तक जिस चीज़ ने उनकी अक्सरियत को इन दोनों तरफ जाने से रोका था वो ये थी कि फूड पांडा और उबर ईट के केस में मार्जिन बहुत ज़्यादा है जो उनको पे करना पड़ता है, और अपने के केस में इशू ये था कि उनका 70-80% अभी भी वॉक थ्रू होता था, ऑनलाइन नहीं होता था। इस सारे क्राइसिस में उनको ये चीज़ समझ आई कि ऑनलाइन ऑर्डरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सारी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, बाहर भी। लोगों ने कॉल पर अपने पास के ग्रॉसरी स्टोर को, अपने पास के रेस्टोरेंट को कुछ अशिया अगर मंगवानी है तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अगेन ये जैसे मैंने पहले कहा था, ये ट्रेंड ऑलरेडी इस डायरेक्शन में था लेकिन स्लो था, इस सारे क्राइसिस ने इसको स्पीड अप कर दिया। तो फॉर इंस्टेंस पहले अज्यूमिंग के किसी बिजनेस की कोई 15% 20% सेल ऑनलाइन होती थी, तो अब शायद गोइंग फॉरवर्ड, बल्कि शायद नहीं यकीनन गोइंग फॉरवर्ड, वो शायद 50-60% ऑनलाइन हो और उसका छोटा हिस्सा जो है वो आपका बेसिकली फिजिकल सेल हो। अब फिजिकल सेल होने का एक असर दोबारा वो कमर्शियल रियल एस्टेट के ऊपर पड़ेगा जिसकी हम बात कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन के लिए अब इनको अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इनेबल करना पड़ेगा। अब सोल्यूशन ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो बहुत
कम कॉस्ट के साथ इन सब बिजनेसेस को अपने लिए एक प्लेटफॉर्म अपनी वेबसाइट पे, अपनी ऐप के ऊपर ये सर्विसेज अपने पर्टिकुलर रेडियस के इलाके के लोगों को ऑफर करने की सहूलत बड़े आराम से मुहैया करते हैं। सो ये ऑटोमेशन जो है ये अगला ट्रेंड होगा। सिमिलरली वो दूसरे सर्विसेज बिजनेसेस जिनकी हमने बात की, फॉर इंस्टेंस कोई रियल एस्टेट मैनेजमेंट की कंपनी है जो 8-10 एम्प्लॉइज के साथ थी, या कोई और इस तरह की कंपनी है, वो सारी की सारी कंपनीज भी अब ये चीज़ एक एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हैं कि उनको बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट की ज़रूरत नहीं, जहाँ लोग आके बैठे, लोग घर से काम कर सकते हैं। तो वो एप्लीकेशंस जो स्टाफ की परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकती हैं, जो स्टाफ की से फाइल शेयरिंग वगैरह किस्म की चीज़ें कर सकती हैं, इन सब के लिए उनको क्लाउड प्रेजेंस की ज़रूरत होगी। तो मेरे ख्याल में गोइंग फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी जो है वो छोटे बिजनेसेस जो सर्वाइव करेंगे उनको इनेबल करेगी कि वो थ्राइव कर सकें और इवन सर्वाइव कर सकें। और दूसरा वो जो हमने रिटेल के बारे में बात की है कि जो छोटे बिजनेसेस हैं वो शायद अब प्रेफर करेंगे कि वो अपनी फिजिकल प्रेजेंस लेकर आएं। ये शायद एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज करता है उबर ईट्स और फूड पैंडा और इवन शायद अमेजॉन्स वगैरह के लिए भी। मतलब मेरा ख्याल है कि ये क्राइसिस के बाद शायद एक वो जो मॉम एंड पॉप स्टोर रिबेलियन है अगेंस्ट एग्रीगेशन ऑफ ई कॉमर्स बाय बिग जाइंट्स, वो हमें देखने को मिलेगा और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना होगा इस सारे के रिजल्ट में। आज हमने थोड़ा सा बात की है इस चीज़ के ऊपर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस जो हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे। मेरे ख्याल में गोइंग फॉरवर्ड 3 एंटिटीज ऐसी हैं शॉर्ट टर्म के अंदर जिनका स्कोप बाकियों की निस्बत बेहतर है। एक तो फूड और एग्री है, क्योंकि लोग उस पर सेल्फ रिलायंस की बात करेंगे, हम इससे ज़्यादा बात नहीं कर सके, थोड़ी सी बात इसके ऊपर अगली दफ़ा करेंगे। दूसरा टेक्नोलॉजी है, हमने उसके ऊपर काफ़ी बात की है। और तीसरा जो है वो मेडिकल सप्लाईज और मेडिकल इक्विपमेंट है, क्योंकि अब दुनिया में इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर की तरफ बढ़ेगी। इस पर भी हम थोड़ा सा अगली दफ़ा बात करेंगे और साथ ही हम अगली दफ़ा इस चीज़ पे भी बात करेंगे कि वो कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो शायद इस सारे क्राइसिस के नतीजे में और इसके बाद आएंगी। अगर आपके पास को पैसा है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।